हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का 4th चैप्टर बायोलॉजी का, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं पीछे बीमार हो गई थी, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी वीडियो नहीं ला पाई थी। आइए हम फटाफट देखते हैं जो हमारा इस चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में। तो ये हमने जो था पिछले वाले वीडियोज़ में, जो आप प्लेलिस्ट से जा सकते हैं, उसमें हमने इस चैप्टर का मेजर पार्ट कवर कर लिया है अप टू द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ एमटीपी। एमटीपी इज़, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन मतलब जो एक उपचार के रूप में जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा रहा है उसको हम एमटीपी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एमटीपी को, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया था कौन से साल में? 1971 में। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है 2017 में। ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। और जो अमेंडमेंट हुआ है अभी 2017 में, वो भी एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। पहले ये 20 वीक्स तक की जा सकती थी, अब इसको 24 वीक्स तक किया जा सकता है। तो दिस इज़ द अमेंडमेंट इन 2017 जो हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस में कम एज एन एमसीक्यू। तो जब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब तक कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि अप टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दिस कैन बी डन। तो उसी हिसाब से वो शुरू के 12 हफ्तों में किया जा रहा है या आगे के 12 हफ्तों में किया जा रहा है। दिस एमटीपी इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो शुरू के 12 हफ्तों में किया जा रहा है अप टू 12 वीक्स, उसके बाद का जो है दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। एमटीपी एक्ट जो है वो पूरा बताता है कि आपको अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी सेंटर में एमटीपी होनी है तो उसके पास क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, और उसका सरकार के पास में एमटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर वो सब कुछ नहीं हो रहा है तो वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। तो ये जो एमटीपी है, इसका करने के जो कारण होते हैं वो यही है कि अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। कैसे पता चलेगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है? सबसे पहला, हमने अभी जब कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि सबके फेलियर रेट्स क्या क्या हैं। तो फेलियर रेट का मतलब है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, दे आर यूजिंग दैट कॉन्ट्रासेप्शन बट स्टिल दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सरकार ने उनके लिए एमटीपी का एक्ट ला रखा है, जिसके अनुसार दे कैन गेट द दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो है वो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। फिर दूसरा होता है, जैसे अगर जो कोई कारण है जिसमें कि दैट प्रेगनेंसी विल ब्रिंग डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द मदर। जैसे कि अगर मदर के साथ अगर रेप हुआ है तो उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी ठहरी है तो दिस शी कैन गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ दैट प्रेगनेंसी। और अगर मदर जो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, मेडिकल कंडीशन, जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो मदर के लिए अब उसमें अब 50% तक की मॉर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी चाइल्ड बर्थ होती है, मतलब 100 में से 50 तक की। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दैट वुमेन कैन ऑप्ट फॉर दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू सेव हर ओन लाइफ। और जो ये हो गया। और जो दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि बेबी में कोई कंजेनिटल एनामली है और वो कंजेनिटल एनामली इतनी सीवियर है कि इट विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न, या वो बच नहीं सकता, या फिर उसके लिए इतना हजार्ड होगा कि इट विल बी इम्पॉसिबल टू सस्टेन अ नॉर्मल लाइफ, तो उस कंडीशन में भी, वो स्पेसिफाइड कंडीशन है, उसमें भी किया जा सकता है। तो ये आपका एमटीपी के बारे में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी दैट इज रिगार्डिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वी विल टॉक अबाउट द डिसीजेज दैट स्प्रेड विद द एक्ट ऑफ कोइटस, दैट इज दे आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। जी हाँ बच्चों, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं एसटीडी, और they are also called as STI, sexually transmitted infection, है ना।
तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं दे आर, अभी द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दे आर ट्रांसमिटेड विद द एक्ट ऑफ क्वाइटस। सो इसमें से जो डिसीजेस के नाम हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, एंड इफ प्रॉपर प्रिकॉशन आर टेकन वाइल मेकिंग द एक्ट ऑफ क्वाइटस दीज कैन बी प्रिवेंटेड। जो हमने पढ़ा था बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दे आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग दिस STIs। सो व्हाट आर दीज, आपको नाम बता रही हूँ मैं, आपको लिख लीजिए। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीज, देन क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV एड्स। सो इनमें से जो HIV और हेपेटाइटिस B है, दे कैन नॉट बी क्योर्ड, दे कैन बेटर प्रिवेंटेड। तो हेपेटाइटिस B के खिलाफ तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, बट HIV के खिलाफ वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। सो HIV इज अभी इस समय बहुत हाइप में है। इट इज़ अ ड्रेडेड इन्फेक्शन, वंस इट ऑकर्स इट विल ओनली प्रोग्रेस, है ना। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये दिस कैन नॉट बी क्योर्ड। सो प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस STI। और जिनको ये STI होता है, बाकी की जो इन्फेक्शन है, व्हेन दे आर डिटेक्टेड अर्ली दे कैन बी क्योर्ड। सो ये जानकारी होनी चाहिए सभी में, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आर प्रिवेंटेबल डिसीजेस विथ प्रॉपर केयर। और अगर आपको हो रहा है तो यू नीड टू सीक डॉक्टर। और इसलिए ये एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में STI के बारे में पता होना चाहिए। सो हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड, these STIs, how can they be prevented? This can be asked as a question in your exam or even in MCQ also. So इसके 3 आपके preventive measures हैं। सबसे पहला, avoid sex with unknown partner और avoid sex with multiple partner। तो ये आपको टीवी के एड्स में भी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी बार बताया जाता है, आपको यहाँ पे एजुकेट भी किया जा रहा है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड indulging in act of coitus with an unknown person or with even multiple partners। जी हाँ। दूसरा, whenever you are making an intercourse, always try to use निरोध or condom। So this will prevent the sexually transmitted infection। And in case of doubt, अगर किसी को कोई डाउट है, you should not फील अशेम्ड। इसमें कोई अशेम या कोई शर्म की बात नहीं होती है। अगर किसी को डाउट है तो वो ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए और उसका समय से इलाज कराए। तो ये आपका STI था। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्ट ऑफ क्वाइटस और वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। नाउ इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। इनफर्टिलिटी जो है, दैट इज इवन आफ्टर regular intercourse and without using any contraceptive, if couple they cannot achieve pregnancy, so that is infertility। ठीक है, this is a rising problem in India also, and almost up to 15% couple they need the treatment for infertility, up to 15%। okay, and what is the definition? Even after 1 year of unprotected intercourse, if someone is not getting pregnant, a couple is not able to achieve pregnancy, it is called infertility। अब infertility का जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है, ज़रा सोच के बताइए। अभी हमने जब पढ़ा है पूरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, हमने क्या देखा था, 2 गैमेट्स आर कमिंग, है ना, और उसमें क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, कांटेक्ट होगा एंड देन इम्प्लांटेशन। तो आपका गैमेट फॉर्मेशन में कि दोनों में से किसी एक पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, जिसका निवारण करना होगा, एक कारण। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओवम का या स्पर्म का, उसमें आपका ब्रेक हो सकता है ना। और तीसरा, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें भी समस्या हो सकती है। तो अब ये केवल एक महिला की बॉडी से रिलेटेड नहीं होती है। जो आपकी इनफर्टिलिटी है उसके अगर हम कॉजेज़ देखेंगे
मेल फैक्टर, विच फैक्टर मतलब कि मेल में कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। फीमेल फैक्टर एंड बोथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 1/3 कॉजेज आर बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, 1/3 कॉजेज आर बिकॉज ऑफ फीमेल फैक्टर एंड 1/3 केसेज दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप केवल फीमेल को इन्वेस्टिगेट करोगे या केवल मेल को इन्वेस्टिगेट करोगे और एक का किसी का आपको पकड़ में आ गई कि ये समस्या है और आप उसका उस तरफ इलाज करोगे। दोनों को आपको साथ में इन्वेस्टिगेट करना है और साथ में ट्रीट करना है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 केसेस में दोनों पार्टनर में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। और जो प्रोसीजर हम यूज़ में लाते हैं टू अचीव प्रेगनेंसी इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, उनको हम क्या कहते हैं? ART, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना। दे आर कॉल्ड आर्ट और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनको हम क्या कहते हैं? अब उनके क्या क्या नाम हैं? IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन आपका बाहर हो रहा है। यू आर ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट द ओवम एंड स्पर्म टुगेदर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, और वहाँ आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है ICSI, जहाँ पे जो मेल पार्टनर में अगर स्पर्म की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है तो वहाँ ICSI करा जाता है। इट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ IVF में तो दे बोथ आर पुट टुगेदर इन अ पेट्री डिश आउटसाइड द बॉडी। इन ICSI में क्या करते हैं कि जो ओवम है उसमें डायरेक्ट आपका स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है ना। जब आपकी स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम होती है वहाँ पे अगर आप स्पॉन्टेनियस फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं तो वहाँ पे ICSI की जाती है। नाउ व्हाट इज़, कई बार अब जब ये IVF होता है, कई बार हम गैमेट इंट्राफैलोपियन, अगर केवल आपका गैमेट के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं गिफ्ट, GIFT। इट इज़ गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। बिकॉज हमें पता है कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो वहाँ पे हम आपके दोनों गैमेट्स को एक साथ डाल देते हैं। वन इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। इसमें क्या है, आप फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ से फिर वो आता है कहाँ? यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन के लिए। तो अभी जब वहाँ पे अगर कोई ये नहीं हो पा रहा है तो इसमें जाइगोट जो क्रिएट किया जाता है वो आउटसाइड क्रिएट किया जाता है और वो जाइगोट वाली ही स्टेज में उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको 6 डेज लगते हैं इंट्रायूट्राइन कैविटी में आने में, वहाँ पे जब वो उसमें डिवीजन होता है। और एक होता है एम्ब्रियो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, है ना, एम्ब्रियो का इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, वो हम करेंगे फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे। तो दीज आर ऑल। और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एनिमल्स में तो ये बहुत कॉमन किया जाता है। इट इज़ जो सीमेन है उसको वॉश करके हम फीमेल लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको डिपॉजिट कर देते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आप हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर NCERT के डिस्कस करेंगे।